हेलो छात्रों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है यूपी की री एग्ज़ाम होने जा रहा है और उस री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक कड़ी के रूप में हम आज प्रताप कैंपस की तरफ से वर्णमाला की क्लास शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या और जो महत्वपूर्ण लगते हैं कि पूछे जा सकते हैं, तो PYQ के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से आज हम ये टॉपिक यानी वर्णमाला का जो टॉपिक है इसका अध्ययन करेंगे। आइए एक एक क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, जैसे अब पहला सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है और यूपीपी के अलावा भी ये बहुत सारे जो और हमारी परीक्षाएं होती हैं उन सबके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनमें ऐसे सवाल आते हैं। अब सबसे पहला सवाल है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो पहला सवाल ये है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। तो अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजनों की संख्या है कितनी? 33। कितने हैं? यानी व्यंजनों की संख्या 33 है और इन व्यंजनों को जो 33 संख्या है इनको क्या कहते हैं? मूल व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम वर्ण की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि वर्ण की संख्या कितनी है। वर्ण की कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है और फिर इन वर्णों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है स्वर और एक है व्यंजन और एक है अयोगवाक। यानी जो वर्णमाला है, वर्णमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाक है। अब अगर हम बात करते हैं स्वर की, तो स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अयोगवाक कितने हैं? ये 2 हैं। और व्यंजन इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितने हैं? 33 हैं। अब 11 और 2 13 और 33 यानी तो 46 बन रहे हैं और बाद में कितने की कर रहे हैं? 52 की कर रहे हैं। 52 और जो व्यंजन इसमें बचे, तो अगर आपको और एक फर्दर डिवीजन इसका हम करें तो एक है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं जिनकी संख्या है 2। उच्छिष्ट व्यंजनों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है 2। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और इनकी संख्या है 4। तो 46 इधर हुए और 6 इधर हुए और कितने बन गए? 52 बन गए। अब हम देख लेते हैं जरा स्वर कौन कौन से हैं। स्वर अगर हम स्वरों की बात करते हैं, स्वर 11 हैं, तो इनकी बात हम जरा कर लें। स्वर की बात कर रहे हैं अगर हम, स्वर की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या है स्वरों की 11। स्वर इनकी संख्या कितनी है? 11 की बात हम कर रहे थे। अब अगर हम देखें तो इसमें मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर की अगर हम बात करें तो ये हैं 4। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। यानी ये 4 स्वर क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा जो और बचे 7 वर्ण वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब संयुक्त स्वरों को भी हम देखेंगे तो इसके भी 2 पार्ट हैं। एक क्या है? एक होता है सजातीय। क्या होता है? एक सजातीय संयुक्त स्वर होता है। अगर हम सजातीय स्वरों की बात करें, अब अगर हम सजातीय स्वरों की बात करें तो सजातीय स्वर 3 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे है अ, ई और उ। सजातीय क्यों है? क्योंकि ये ह्रस्व आ
और त्वा के मिलने से बने हैं, ये समान वर्णों के मिलने से बने हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? सजातीय कहलाते हैं। यानी ये तीन भी संयुक्त है और ये सजातीय कहलाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे और संयुक्त स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? वो है ए, आई, ओ और औ। अब अगर देखो हम इनकी बात करते हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ? आ और ई के मिलने से ऐ का निर्माण हुआ है, आ और ए के मिलने से वो वर्ण बना है आपका आ और उ के संयोग से औ बना है आपका आ और ओ के संयोग से। यानी हम बात करें स्वरों की तो स्वर 11 हैं, जिनमें 4 मूल स्वर हैं और 7 संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर इन्हें भी कहा जाता है, इन्हें भी कहा जाता है, लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे संयुक्त स्वरों की जब बात करेंगे तो हम इनकी बात करेंगे जो कि विजातीय हैं। इसी तरीके से अभी हम बात करेंगे आगे व्यंजन की और कौन कौन से इसमें हैं। व्यंजनों की अगर हम बात करें तो हमने पहले ही बता दिया था कि मूल व्यंजन जो है वो 33 हैं और बाकी उसके अलावा संयुक्त व्यंजन। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला सवाल है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यानी ये पूछ रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। अब स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। अगर इनकी हम बात करें तो इसका जवाब होगा मित्रों 25। क्या है जवाब इसका? 25 है। कौन से हैं वो? अब अगर आपको याद रहा हो तो वो स्पर्श व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो ये 5 वर्गों के वर्ण इसमें आ जाते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। क, च, ट, त और प, यानी ये 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं और इनको मिला करके ये कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं, है ना। कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। और ये कहे क्या लाते हैं? ये कंठ कहलाते हैं। कैसे वर्ण हैं ये कंठ कहलाते हैं। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो च, छ, ज, झ और या, और ये क्या कहलाते हैं? ये सब के सब कहलाते हैं तालव्य। क्या कहलाते हैं? तालव्य। इनका उच्चारण ताल से होता है, इसलिए ये सब के सब तालव्य कहलाते हैं। अगर ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ और ये हमारे 5 वर्ण जो हैं ये कहलाते हैं मूर्धा या फिर मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धा या फिर मूर्धन्य कहलाते हैं। अगर हम ता वर्ग की बात करें तो त, थ, द, ध, न, और ये क्या कहलाते हैं? ये दंत भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दंत कहे जाते हैं। और अगला जो है और अंतिम जो वर्ग है स्पर्श व्यंजनों का वो है पावर, और यह क्या कहलाता है? प, ह, ब, भ, म, और ये कहलाते हैं ओष्ठ। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। यानी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। क, च, क, क, प, ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है और इस तरीके से ये 25 वर्ण बन जाते हैं, जिनका विभाजन हम करते हैं। क वर्ग है वो कंठ कहलाता है, चा वर्ग है वो तालव्य है, टा है वो मूर्धन्य और ता वर्ग है वो दंत है, पा वर्ग है वो क्या है? वो ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं अगला सवाल पूछा है भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। क्या पूछा है? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई। जैसे पता है अब हम भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? यहाँ वर्ण होगा यानी अक्षर होगा। भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? वर्ण या
अक्षर होगा। ठीक है, भाषा की लक्षण में कई वर्ण या अक्षर होगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, और आप लोगों को पता है कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। स्वरों की बात करें तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में ये पूछ रहा है कि वर्ण कितने हैं। क्या सवाल है? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। अब अगर हम बात करें वर्ण कितने हैं तो कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52 वर्ण हैं। अब अगर इन 52 वर्णों की बात हम करें तो मूल स्वर कितने हैं? पहले हम बात करेंगे मूल स्वरों की। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। इसके अलावा अयोग वाह कितने हैं? ये हैं 2। अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद अगर हम मूल व्यंजन की बात करें, मूल व्यंजन इनकी संख्या भी कितनी है? 33 है। मूल स्वर 11 है, अयोग वाह 2 है, मूल व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अभी हम संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और द्विगुण, उच्छिष्ट या उच्छिष्ट व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 52 है ना। 4 2 6 2 8 3 11 और 1 12 2 और 3 सारे। इस तरीके से कितने वर्ण बन गए? 52 वर्ण बन गए। तो हिंदी वर्णमाला कितने वर्ण? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते और वो यही वर्ण। देखते हैं अगला सवाल। वर्ण के प्रकार होते हैं। इसने वर्ण का प्रकार पूछा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें वर्ण के प्रकार की तो ये कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? स्वर है। एक क्या प्रकार है इसका? वर्ण के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार इसका क्या है? स्वर है। दूसरा क्या होगा? व्यंजन होगा। स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। स्वर, व्यंजन और अयोग वाह, इन 3 तरह के भेद इसमें किए जाते हैं। यानी वर्ण के प्रकार की बात हम करते हैं तो स्वर, व्यंजन और अयोग वाह, ये 3 तरह के वर्णों की बात की जाती है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोग वाह क्या है। वर्णमाला किसे कहेंगे? कई बार और भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा हुआ सवाल है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। इसका जवाब क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। यानी वर्ण तो कोई भी हो सकता है, आ क च ट, हम कुछ भी ऐसा बोल दें वो सब के सब वर्ण होंगे, लेकिन वो वर्णमाला नहीं होगा। वर्णमाला की जब भी हम बात करेंगे तो एक के बाद एक जो इनको स्थान दिया गया है या ग्रामर में दिया गया है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इनको स्थान दिया गया है, वही स्थान जब इनको दिया जाता है वैसे इनको काउंट किया जाता है, तब ये क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह, आ के बाद आ होना चाहिए, का के बाद खा होना चाहिए। इस तरीके से जब वर्ण व्यवस्था होती है तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। आगे देखते हैं सवाल। ये पूछ रहा कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये पूछ रहा है हिंदी में ध्वनियों की संख्या। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अगर हम बात करें हिंदी में ध्वनियों की तो 2 प्रकार की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 2 प्रकार की। यानी एक तो वर्ण होता है और जो उसका उच्चारण हम करते हैं वही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। यानी जो हम लिखते हैं और जो बोलते हैं वही क्या होता है? वो ध्वनि होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है?
एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इस तरीके से हिंदी में ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या सवाल पूछा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? एक से अधिक वर्णों के मेल की अगर हम बात करें तो स्वर व्यंजन तो वैसे भी नहीं होगा, अनुस्वार भी नहीं होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सरल सवाल है, कोई भी एलिमिनेट करके इसका जवाब ढूंढ सकता था। और वो क्या है? वो कहलाता है अक्षर। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, जो एक से अधिक वर्णों से के मेल से बनता है। आगे हम बात करते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की हम सहायता न लें, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहना है कि स्वतंत्रता से हो। एक तो उच्चारण कैसे होना चाहिए? स्वतंत्रता से हो। और दूसरा क्या कह रहा है कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी हो। तो जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होगा वो क्या होता है? वो स्वर होता है, और इसलिए इसका जवाब क्या होगा? स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक सवाल इसमें पूछा है कि सभी स्वर क्या होते हैं, यानी स्वर क्या होते हैं। अब हम कभी क्या करते हैं, जब बात करेंगे तो बताएंगे सभी स्वर क्या होते हैं। हालांकि यहाँ बस इतना जान लीजिए कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब इनका विभाजन अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में किया जाता है, लेकिन यहाँ केवल ये स्वर के बारे में बात कर रहा है, और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? इस पर भी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहले सवाल पर इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, और आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं? आ है, ई है, ऊ है और री है। यानी ये 4 ध्वनियां जो है, ये 4 वर्ण जो है, ये क्या कहलाते हैं? ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी गणना ह्रस्व स्वर में की जाती है, और इनके मिलने से, संयुक्तिकरण से इनके 2 स्वर बन के आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ये क्या पूछ रहा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? क्या होगा दीर्घ स्वर? देखिए, दीर्घ स्वर क्या हो? दीर्घ स्वर क्या होगा? इसमें आ होगा। यानी कैसे? 2 ह्रस्व आ के मिलने से बना है आ, दीर्घ स्वर। बाकी ये क्या है? ये तीनों संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। तीनों संयुक्त स्वर में गिने जाते हैं, इसलिए आ इसमें दीर्घ स्वर हो जाएगा, है ना? वो है संयुक्त स्वर है। ठीक है, 3। इन्हें हम हालांकि सबको मिला के तो दीर्घ में ही रखते हैं, लेकिन निम्न में दीर्घ स्वर है। फिर से सवाल तो उसी जैसा है, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो इसमें भी क्या होगा? ई होगा। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ई होगा। दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? ई है। यानी ई और ई के मिलने से क्या बना? ई बना। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है, और ये दोनों क्या है? संयुक्त। एक है संयुक्त स्वर। आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? अगर हम प्लुत स्वर की बात करें तो क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में, इसकी परिभाषा क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय
लगे, वो क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। और इसमें प्लुत क्या है? ओम। हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे? ओम, यानी शब्द को थोड़ी देर तक खींचेंगे। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है? गीत संगीत में होता है ना, गायन विधा में होता है, नाटक नौटंकी में होता है, या फिर किसी दूर खड़े व्यक्ति को पास बुलाने के लिए जब हम आवाज लगाते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्लुत स्वर क्या है? इसको हम कहते हैं त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। त्रिमात्रिक इसलिए कहते हैं कि हर स्वर का इसमें 3 गुना अधिक समय उच्चारण करने में लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वो कहलाते हैं। यदि 2 मात्राओं से अधिक समय लगे तो 3 मात्राओं के बराबर अगर लगे तो क्या हो जाएगा? फिर से वही हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा, क्योंकि 3 मात्राओं की बात करता है और हम अभी त्रिमात्रिक की बात कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो अगर हम बात करें इसकी तो क्या होगा? अगर जीभ के भाग के आधार पर, क्या कह रहा है? जीभ के भाग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें अग्र स्वर होगा, मध्य स्वर होगा, पश्च स्वर होगा, क्या नहीं होगा? विपरीत स्वर नहीं होगा। यानी जीभ के भाग के आधार पर अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो इसमें क्या होगा? विपरीत स्वर नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अभी एक एक का सवाल के साथ ही करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। ठीक है, अब अगर बात करें मध्य स्वर कहते हैं, एक ऑप्शन दिया मध्य स्वर, ऊ को, ई को या फिर ओ को। तो मध्य स्वर किसे कहा जाता है? मध्य स्वर कहते हैं आ को। किसे कहते हैं? आ को। आ को हम मध्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहलाता है? मध्य स्वर, और जिसका जीभ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, यानी समृद्ध स्वर पूछ रहा है। कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है? समृद्ध स्वर कौन से होंगे? ई हो जाएगा। यानी समृद्ध स्वर की अगर हम बात करें तो ई, ऊ और ऊ, ये क्या कहलाते हैं? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर कहलाते हैं और यही समृद्ध स्वर है। आगे देखते हैं समृद्ध स्वर की अगर हम बात करें तो ये समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध विपरीत स्वर की बात करें, ये भी सवाल पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया है और शायद एसआई में भी पूछा गया है। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर इनमें से कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। अर्ध विपरीत स्वर क्या होगा? आय होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब अगर अभी देखें, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं होगा। अगर बात करें तो ए होगा, अय होगा। संयुक्त स्वरों की अगर हम बात कर रहे थे तो अभी हमने बताया था कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होंगे? आ और ई, ये संयुक्त स्वर है ना। आ, ए भी संयुक्त स्वर है। आ, उ, ये भी संयुक्त स्वर है। और आ, ओ, ये भी संयुक्त स्वर है। क्या हो जाएगा? ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा। इसका आंसर होगा वो, और ये संयुक्त स्वर नहीं। अगला सवाल देखते हैं।
ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है। बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य है, यानी जो कंठ से भी बोला जाता हो और तालु से भी बोला जाता हो, कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंठ तालव्य है, कौन सा है, इसमें होगा ए। कंठ तालव्य की जब हम बात करते हैं तो कंठ तालव्य हो जाएगा ए ऐ, ये दोनों स्वर कैसे हैं, कंठ तालव्य हैं। ए और ऐ ये दोनों कैसे हैं, ये कंठ तालव्य हैं। अगला सवाल देखते हैं, अनुनासिक। क्या पूछ रहा है कि अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन है, यानी क्या पूछ रहा है, अनुनासिक, मंजन, अंजन, पाव, हिंदी, ये पूछ रहा है कि इनमें अनुनासिक कौन सा है, अनुनासिक स्वर। यानी अनुनासिक किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु अगर होता है तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं, और चंद्र बिंदु इसमें कौन सा है, पाव है। यानी अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा, है ना, अनुनासिक स्वर पाव होगा। अगला सवाल देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को किस नाम से जाना जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। और इसी के आधार पर हम इसको बांटते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीन भागों में इसका वर्णन किया जाता है। एक और सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल है ये, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसका टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी तो ये देखते हैं, है ना। क्या है सवाल, ओ और औ। क्या पूछ रहा है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, यानी तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या फिर कंठोष्ठ है। आपको बताना है कौन सा इसमें है। अब कंठोष्ठ के लिए क्या है, कंठोष्ठ नहीं है, कंठोष्ठ शब्द क्या है, कंठोष्ठ। अगर इसका जवाब देखें तो कंठ और होंठ दोनों के मिलन से ही बोलना संभव होता है। हम बोल के देखते हैं, ओ कंठ पे जोर पड़ता है और होंठ पर भी वायु स्पर्श करती है, ओ और ये मिलकर क्या कहलाते हैं, दोनों, इसलिए क्या कहे जाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आज से या कल तक फिर से दोबारा डालते हैं, बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, है ना। और इसका एक एक सवाल तुम्हारे यूपीपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यूपीपी के साथ साथ ये अन्य और सभी एक दिवसीय एग्जाम में समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।